डिस्ट्रैक्शन के लिए यही है, आपको आपका एमबीबीएस सीट दिखना चाहिए। ताकि 2 साल आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आपके 20-25 साल या फिर लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो वो डिस्ट्रैक्शन के जगह वो एमबीबीएस सीट अगर आपको दिखती है तो डिस्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं है। कोचिंग का मॉक टेस्ट या फिर कोई भी मॉक टेस्ट ये सोच के देना कि नीट का पेपर है क्योंकि बच्चे ही गलती करते हैं। यहाँ पर अगर सिली मिस्टेक हो रही है वहाँ सुधार लेंगे, नहीं सुधरती। इससे अच्छा है आप कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे हैं उसको सिस्टमेटिकली दो। और जहाँ तक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की बात रही तो उसमें आप ये कर सकते हो जो मेजॉरिटी बच्चे करते हैं, पहले बायोलॉजी करो फिर केमिस्ट्री देन फिजिक्स। बट मेरा ये सजेशन है कि आप 2 साल जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वैरायटी ट्राई कर लो। आप पहले फिजिक्स करके देख लिए, कभी केमिस्ट्री करके देख ली, जो आपको बेस्ट सूट करता है वो करो। और लास्ट डे कभी भी नीट में अपना स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। मतलब हो सकता है आपको आदत बनी हो कि आप पहले बायो सॉल्व करते हो या पहले फिजिक्स सॉल्व करते हो, तो नीट में जाके ऐसा मत करना कि उसको चेंज करके पहले कुछ और ही करने लगे। मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा डिजास्टर्स हो सकता है। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कैमोमिल टीवी टॉपर्स, एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। हर एक बच्चा जब नीट की तैयारी करता है तो उसका सपना होता है कि वो टॉप मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस करे। आज इस एपिसोड में हमारे साथ है शिवम राय जी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 89 हासिल किया है जी। वेलकम शिवम, कैसे हो? बढ़िया सर, एकदम। कैसा लग रहा है रिजल्ट के बाद? काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी ओवरवेलमिंग है। इतना सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी ऑल इंडिया रैंक आएगी, तो काफ़ी ओवरवेलमिंग लग रहा है। तो रिजल्ट के बाद तो पार्टी चलती होगी अभी तक? हाँ, मतलब पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही है। अभी तो उसी जोन में, रिजल्ट वाले जोन में ही है, मजे ही चल रहे हैं। तो अच्छा, तो शिवम हम लोग बेसिकली ना, आप जानते हैं ना, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस्ड रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि हम बेसिक शुरुआत कैसे करें नीट की प्रिपरेशन की, और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आपको भी दिक्कतें आई होंगी, तो उन सारी दिक्कतों के बारे में हम लोग सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और आपके भी लाइफ में जो फेजेस जो आई होंगी उसके भी हम आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जी। तो यार सबसे पहले अपन नॉन एकेडमिक्स बातें करेंगे। यार आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, कहाँ से आपकी स्कूलिंग हुई, इन सभी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरी 9th 10th और 11th 12th मुजफ्फरपुर बिहार से हुई। वैसे मैं रेजिडेंट हूँ आरा, बिहार में एक टाउन है वहाँ से, बट मेरे पापा मुजफ्फरपुर में, तो मेरी स्कूलिंग 9th 10th 11th 12th वहीं से हुई है। बाकी मैंने ऑनलाइन कोचिंग की है 2 साल 11th 12th प्रॉपर नीट के लिए। तो कब आपको ये लगा कि मुझे डॉक्टर बनना है? अभी तो वो नहीं है ना कि कोविड के बाद आपको लगा कि नहीं यार अब मुझे डॉक्टर बन के यार तेरी मिट्टी वाला वो गाना याद आ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ स्टार्टिंग से थोड़ा बायोलॉजी की तरफ इंक्लिनेशन था। 9th के बाद मतलब थोड़ा लग रहा था कि हाँ डॉक्टर बनना है, तो थोड़ी बहुत उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहा था मैं। मतलब प्रॉपर एक ओरिएंटेटेड जो प्रिपरेशन होती थी वो नहीं चल रही थी, बट थोड़ी डिसओरिएंटेड, बट पढ़ रहा था मैं। कुछ टॉपिक्स 9th 10th में 11th 12th कवर कर रहा था धीरे धीरे। तो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं सोच सकते हैं 9th से स्टार्ट। तो मतलब आपने भी प्रिपरेशन जो है वो 6th और 7th से शुरू कर दी थी क्या? वैसी नहीं थी, बट थोड़ी बहुत मतलब एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पढ़ रहे थे हमेशा। ओके, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि अब आपके 89 जो रैंक है, आपका स्कोर है 705। गलती कहाँ पर हुई थी इस साल? एक्चुअली मेरी 3 गलतियाँ हुई, 2 फिजिक्स में थी। फिजिक्स वाली जो गलतियाँ थी काफ़ी थोड़ी सिली टाइप की हैं। एक तो एक्सरे का एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा मतलब मिस इंटरप्रिटेट हो गया, इसलिए गलत हुआ। और एक कार्बन की कलर कोडिंग थी, वो गलत हुआ। वो मतलब उसमें मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शायद मैंने गलत ट्रिक लगा दी, वो वहाँ पे गलत हो गई। और एक केमिस्ट्री में क्वेश्चन था, उसमें मतलब पूछा था कि इनमें से किसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उसमें मैंने ज़्यादा ही ओवरथिंक कर लिया। कुछ एक ऐसा ऑप्शन था उसमें, तो मैंने उसको भी कंसिडर कर लिया, तो उसके कारण से मेरा वो भी क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन बायोलॉजी में 360 बायो। तो यार हम लोग बायो से बिगिन करते हैं। अब बायो में होता है ना कि बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम एनसीईआरटी पढ़े या हम मॉड्यूल्स पढ़े या हम टीचर के नोट्स पढ़े। आपको क्या लगता है कि बायोलॉजी पढ़ने का सही प्रोसेस क्या होता है? मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे स्टार्टिंग में जब आप 11th से स्टार्ट करते हैं कभी भी, तो आपके जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं पहले आप उसको कवर करो। टीचर्स ने पढ़ाया, नोट्स बनवा दिए, आप घर पे जाओ उसे रिवाइज करो। रिवीजन करने के बाद आपको लगता है हाँ थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, फिर एक बार आप मॉड्यूल्स पढ़ो। मॉड्यूल्स पढ़ना इनिशियली गलत नहीं है, टुवर्ड्स द एंड नहीं पढ़ते बच्चे, बट इनिशियली आपको मॉड्यूल्स पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। इनिशियली आपने मॉड्यूल्स पढ़े, सब आपने समझ लिया, जब आपका चैप्टर एंड होता है तो आप फिर उसमें एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी को मतलब फिर एनसीईआरटी की आपकी ऐसी होनी चाहिए कि एक बार चैप्टर खत्म, अब मैं रिपीटेडली एनसीईआरटी पढ़ते रहूँगा। जब भी टाइम मिलेगा तो मैं रिवीजन के तौर पे एनसीईआरटी पढ़ूंगा। बाकी क्लास नोट्स को भी इंपॉर्टेंस देनी है। लेकिन शिवम ऐसा होता है ना कि बायोलॉजी में आधे से ज़्यादा पोर्शन रटने वाला होता है,
तो रट्टाफिकेशन के कॉन्सेप्ट तो बहुत कम टॉपिक्स हाँ, हैं, बिल्कुल। तो रट्टाफिकेशन कैसे हो सकता है? रट्टाफिकेशन वही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहो। अब ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ पे निमोनिक्स बना सकते हो वहाँ निमोनिक्स बना लो। आपने बनाया था हाँ, मतलब खुद किस से चैप्टर के लिए? झूठ मत बोलना, ईमानदारी से बताओ। मिनरल न्यूट्रिशन के लिए बनाया था मैंने, और कुछ बता सकते हो हमारे ऑडियंस को? एनिमल किंगडम में तो बहुत सारे। एक एग्जांपल बता जो आपने बनाया था, जिससे कि उनको एक रेफरेंस समझ में आ जाए कि ऐसा बना सकते हो तुम भी। मिनरल न्यूट्रिशन का मुझे थोड़ा सा याद है, तो काफ़ी चीज़ें हाँ। याद भी नहीं है। मिनरल न्यूट्रिशन में एक्चुअली होता है कुछ डिफिशिएंसी सिम्टम्स, हाँ। तो उसमें आई थिंक क्लोरोसिस क्लोरोसिस। तो उसमें मैंने एक ट्रिक बनाई थी, बट वो आई थिंक कैमरे पे नहीं बता सकते। हाँ, मतलब वैसी चीज़ें हैं, मतलब हाँ। आपको जो सही लगता है, जो आपको थोड़ा आप खुद से लिंक होता है, फिर ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, वैसी मतलब नॉलेज एमबीबीएस वाला टेक्निक आपने पहले ही लगा लिया। ये सब हम लोग एमबीबीएस में ड्रग्स नाम याद करने के लिए लगाते थे। हाँ, तो आप वो चीज़ कर सकते हो बिल्कुल, आपके जो सूट करता है वो। कुछ कभी कभी होता है टीचर्स भी काफ़ी अच्छे निमोनिक्स बना देते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बेस्ट आप खुद से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली। अभी होता है ना कि बायोलॉजी में फिजियोलॉजी वाला एक टॉपिक होता है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, कहीं पे रेस्पिरेशन हो गया, और अपना फोटोसिंथेसिस। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि टीसीए साइकिल, ईटीएस, ग्लाइकोलिसिस सबको सेम ही लगता है। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ भी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, मतलब इन जो साइकिल्स हैं इनको याद करने के लिए बेस्ट है, इसको आप बना बना के याद करो, बार बार बनाओ। आप जब भी रिवीजन कर रहे हो, रादर देन रीडिंग द टेक्स्ट बुक, आप एक बार साइकिल बना के देखो। आपसे अगर पूरी साइकिल बन गई, अच्छी बात है, बन रही है, मतलब याद हो गई। नहीं बन रही है, फिर से आपने एक बार उसको पढ़ लो और फिर से बिना देखे एक बार साइकिल बनाने की कोशिश करो। Exactly. जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जो भी आप उसको कोशिश करो कि साइकिल में आप शो कर पाओ, तो उससे आपको सिर्फ साइकिल अगर याद रहेगी तो आपको उतना पूरा टेक्स्ट याद करने की जरूरत नहीं है, और साइकिल आप फिर आप एग्जाम हॉल में रिकॉल भी कर पाओगे। एग्जैक्टली। तो उससे डिफरेंशिएशन भी दिखेगा कि हाँ, इस साइकिल में ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तो वैसे आप साइकिल। अभी एक बोलते हैं ना कि बायोलॉजी में हमको ना 36 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहिए, रेलेवेंट है क्या उतने? 36 आई डोंट थिंक उतने रेलेवेंट है, बट हाँ 2005-6 के बाद तो कर लेने चाहिए। हाँ, सारे बच्चे करते हैं आजकल, तो 18 इयर्स आई थिंक हो जाएंगे शायद, तो उतने करने चाहिए। और बाकी मेन यही है, बायो में जो भी मॉड्यूल्स हो गए, क्लास नोट्स हो गए, जो भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको लास्ट तक कोशिश होनी चाहिए आपकी कि 3 या 4 महीने पहले तक सब कुछ एनसीईआरटी में आ जाना चाहिए। और जितने भी आप मॉक देते हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यार जो क्लास नोट्स में भी नहीं है, कोचिंग मॉड्यूल्स में भी, मतलब उस रेफरेंस में थोड़ा अलग सा है, उसको भी आप एनसीईआरटी में इंक्लूड करो, उसको आप रखो। एनसीईआरटी में बहुत कुछ शॉर्ट में समझाया, शॉर्ट में लिखा हुआ है, हाँ, तो उस चीज को आप एक्सप्लेन कर दो। हाँ, बगल में इतना स्पेस है, वहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कॉन्सेप्ट बना के। कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पे पता होने चाहिए, वहाँ पे उस लाइन का मतलब क्या है। मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो नोट्स अपना बनाते हैं और अपनी एनसीईआरटी में स्टिक कर देते हैं। आपके हिसाब से ये चीज सही है या गलत है, या अलग से बनाना चाहिए नोट्स चैप्टर वाइज? जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको नोट्स प्रॉपर अलग से बनाने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि फिर आप एनसीईआरटी में जब उसको डालते हो तो थोड़ा क्लटर टाइप का लगता है, उतना सही लगेगा नहीं, आपको खूब लास्ट में पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं, आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे होगे। तो एक बार प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नोट्स बना लो, जिससे आप मतलब जब रिवीजन के लिए जब वो पढ़ेगा तो आप चीजें रिकॉल हो रही है कि हाँ चैप्टर में क्या था स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बाकी लास्ट के टाइम के लिए तो हाँ आपको एनसीईआरटी अपनी प्रिपेयर करनी होगी अलग से। अच्छा, अगर अपन बायोलॉजी के बारे में और डिस्कस करते तो चैप्टर वाइज हमें लगभग कितने क्वेश्चंस करने चाहिए आपके हिसाब से? चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो मतलब जितने भी मिल जाए उतने कर लो, बट रादर देन मेरा ऐसा था कि रादर देन फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस, आप थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दो। कॉन्सेप्ट अगर आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट अच्छे से आते हैं तो आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन आप अगर 200 क्वेश्चन करते हो तो हो सकता है ना 200 क्वेश्चन के 201 क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करोगे आप? नहीं, बेस्ट तो आपको कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए। तो मतलब बायोलॉजी में मोटा मोटी ये है कि अपने नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी ठीक से कर लो, और प्रैक्टिस जितना हो सके, ज्यादा क्वेश्चन तो ज्यादा कर लो, कम मिले तो कम ही कर लो, बट थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अब सेकंड हम बढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री देखो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं कि फिजिक्स की तरह है, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर आपका अप्रोच क्या था, क्या प्रोसेस हमें पढ़ना चाहिए? फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब मेरा उसमें भी टीचर्स का ही था, जो टीचर्स क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होते हैं। फिजिकल में भी जो क्वेश्चन कराते हैं, फिजिकल में ऐसा होता है कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस चैप्टर्स में रिपीट होते हैं, तो वो टाइप्स आपको पता होने चाहिए। ऐसे क्लास में टीचर्स कराते हैं तो क्लास नोट्स बढ़िया होनी चाहिए। और साथ में जब एक बार आपका चैप्टर खत्म होता है तो आप फिजिकल में भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला लिस्टिंग करो, एक पेज लास्ट में मतलब नोट्स बना लिया आपने, 2 पेज छोड़ दो नोट्स में चैप्टर के बाद, उसमें सारे फॉर्मूला को कंसाइज वे में लिख लो। तो रिवीजन के लिए लास्ट के टाइम पे फिजिकल में बच्चे पढ़ते नहीं है, फॉर्मूला देखते हैं और थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको
ज्यादातर तो याद ही रहते हैं, जो याद नहीं रहता उसको वहाँ पे 2 पेजेस में लिख लो, सिर्फ उन 2 पेजेस को देखोगे आपकी पूरी चैप्टर रिवाइज हो जाएगी। और क्या मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है अपने लिए? अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मतलब कई चैप्टर्स अच्छे हैं, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर है, हाँ, उसकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, बट बच्चे शायद उसको बहुत कम पढ़ते हैं और वहाँ से क्वेश्चन अभी तक शायद उतने नहीं आए, बट अगर कोई डिस्कवर करता है तो काफी अच्छे क्वेश्चन वहाँ से बनाए जा सकते हैं। मतलब आप एनटी वालों को कह रहे हो कि बनाओ तुम वहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, हमने मतलब पढ़े थे बट वो काम नहीं आए, बट वहाँ से उस कंटेंट उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। और होता ना कि एनसीईआरटी के अंदर ही केमिस्ट्री में इंटेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत लिखे हुए रहते हैं, तो बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो एनसीईआरटी आप कर रहे हो तो इंटेक्स्ट तो आपको करनी ही है, साथ में आप बैक एक्सरसाइज भी करो, मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत लेंदी जा रहे हैं, बहुत बड़े, बहुत कैलकुलेशन है, मत करो, बट उसका कॉन्सेप्ट देख लो कि हाँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। जैसे कई चीजें एनसीईआरटी में भी कुछ फॉर्मूले इक्विलिब्रियम में लास्ट पेज पे कई चीजें लिखी हुई हैं, एक स्पेशल फॉर्मूले, कुछ अलग अलग फॉर्मूलेज हैं, तो वो बहुत बच्चों को पता नहीं होता। तो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो नई चीजें उसमें डिस्कवर करने का स्कोप है, तो जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आप देखोगे डिस्कवर बहुत होता है एनसीईआरटी में, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बच्चे कम पढ़ते हैं बट लिखा बहुत अच्छा उन्होंने। मतलब अपने को एक स्टेप में पढ़ना है कि टीचर के नोट्स, उसके बाद आप एनसीईआरटी करोगे, फिर तुम लगा के पीवाईक्यूज लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ। फिजिकल में भी आप जब रिवीजन भी कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन से ही रिवीजन करना चाहिए। आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आपने क्वेश्चंस कर लिए, आपको कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा, कोई स्पेसिफिक टाइप का फॉर्मूला मिस हो रहा है, तो फिर उस पे जाओ। नहीं तो फिजिकल में एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि उस चैप्टर में क्वेश्चंस ही ऐसे बनते हैं, फ्रेम होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट्स भी अपने आप रिवाइज हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं अपने। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अगर हम बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर, तो कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इक्वल टू बायोलॉजी, इज इट ट्रू? नहीं, ट्रू है, बट टू बी फ्रैंक एज अ सब्जेक्ट नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होना चाहिए अगर मार्क्स चाहिए। फेवरेट सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा रट्टा है, लेकिन मार्क्स बहुत आसानी से मिलते हैं। आपको सिर्फ चीजें को, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल चीजें उनको ध्यान रख लो और बाकी सिर्फ रट्टा ही मारना है। लेकिन अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दिखता है, आपने देखा और टिक लगाया, कितना फास्ट है। बाकी फिजिकल फिजिक्स की तरह नहीं है, आपको सॉल्व करना है, गलती कैलकुलेशन के चांसेस हैं। अगर आपको आता है आपने कर दिया, यहाँ पर तो मिलने ही। यहाँ पर तो ट्रेंड्स बहुत सारे हैं ना, तो उसको कैसे याद करेंगे यार? ट्रेंड्स के लिए भी थोड़े मतलब निमोनिक्स बना सकते हैं, मतलब अपने वाले मतलब नॉर्मल भी, या फिर कई चीजें तो याद हो जाती है, इतनी बार प्रैक्टिस करने याद हो जाती है। जो याद नहीं होता उसके लिए निमोनिक्स बना लो, थोड़ा वॉल पे लिख के पेस्ट कर लो। कुछ लोग करते हैं बट मैंने ये चीज नहीं की थी वॉल पे, मतलब मुझे लगता था यार वॉल पे देख के ऐसे क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे वो चीज पर्सनली ठीक नहीं लगती थी। तो मैंने तो इनऑर्गेनिक में भी कुछ चैप्टर्स में टुवर्ड्स द एंड बुक्स में बना लिया, फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने। तो एक चैप्टर के मतलब एक पेज में सारे ट्रेंड्स इकट्ठा कर लो, सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, सारे ट्रेंड्स आयनाइजेशन एनर्जी की एक ही जगह पर लिख लो, एक पेपर पे लिख लो, रिवीजन देख लो एक बार फटाफट। अच्छा, अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये जो वीडियोस हैं वो 2024 और 25 के बच्चे देखने वाले हैं। याद होगा न्यू एनसीईआरटी आई है अभी। अब एक खबर चल रहा है मार्केट में ना कि न्यू एनसीईआरटी से सवाल आएगा। आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं उनको पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या न्यू एनसीईआरटी? आई थिंक पुरानी पढ़नी चाहिए, क्योंकि नई वाले मैंने सुने काफी चैप्टर्स बीच में से हटा दिए, तो फ्लो नहीं बन पाएगा। आप स्टार्टिंग से जब पुरानी पढ़ते हो तो एक कनेक्शन बनता है, मतलब आपने ब्लॉक केमिस्ट्री स्टार्ट की तो एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक, फिर आप ऐसे लाइन में चल रहे हो। इनने कुछ मैंने सुना चैप्टर्स ही बीच में से हटा दिए तो फ्लो टूटेगा, तो इससे अच्छा और मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। हो सकता है नई एनसीईआरटी में चीजें नहीं है, एग्जामिनर ने पुरानी वाली से पूछ लिया, तो आप गए, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ो तो बेहतर है। पुरानी एनसीईआरटी को वर्ड बाय वर्ड तुम पढ़ लो, इनऑर्गेनिक वर्ड बाय वर्ड पढ़नी है, बैक एक्सरसाइज के एवरी क्वेश्चन करने हैं, मतलब उसमें लेंदी वेंदी नहीं, जो है उसको सॉल्व करना आपको, क्योंकि बैक एक्सरसाइज में बहुत इंफॉर्मेशन होता है। क्योंकि इनऑर्गेनिक में मैंने देखा है टेक्स्ट में नहीं है वो चीज, बैक एक्सरसाइज में उन्होंने डाल दी है। तो आपको अगर एग्जामिनर अभी नहीं पूछ रहा है, हो सकता है पूछ ले, इस टाइम पूछ दे, वैसे कंपटीशन बहुत ऊपर भाग रहा है, क्वेश्चंस बनाने के मिल नहीं रहे, कुछ भी बना सकते हैं वो लोग। आपने एक तो आइडिया दे दिया उनको, सॉलिड स्टेट का एग्जांपल दे दिया है, स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट की भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चे उसमें सिर्फ फॉर्मूले याद करते हैं, बट उसके एनसीईआरटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो डिफेक्ट्स वाले पार्ट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। बच्चों को लगता है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस, नेम रिएक्शन मैकेनिज्म, इतने करने से हो जाएगा? मेरे को खुद भी लगता है कि मेरे को खुद में पहले लगता था ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, कैसे याद होगी इतनी, बट जैसे जैसे आपको टीचर पढ़ा रहा है 2-3 रिवीजन के बाद आप देखोगे ना कि
सब कुछ अपने आप ही हो रहा है उसमें। ऑर्गेनिक का स्टेप क्या होता है पहले, मतलब क्या करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं उठा रहा हूँ तो सबसे पहले कौन से टॉपिक को हिट करूँ, उसके बाद में अगला टॉपिक क्या होगा, प्रायोरिटी क्या होता है? प्रायोरिटी तो जहाँ पे मैंने देखा टीचर्स तो पहले GOC IUPAC और फिर IUPAC पढ़ाते हैं, फिर आइसोमेरिज्म और देन GOC 1 GOC 2, उसमें मैकेनिज्म बताते हैं। तो मैकेनिज्म्स एक बार समझ लो आप, अच्छी चीज़ें हैं, बट ऐसा नहीं है कोई याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर मैकेनिज्म देखोगे ना, बैक ऑफ द माइंड आपका अगर मैकेनिज्म है तो आपको जब क्वेश्चन आएगा दिखेगा कि हाँ इस स्टेप के बाद मुझे क्या करना है। एग्जैक्टली वो चीज़ अगर दिखने लग गई तो फिर आपको ऑर्गेनिक में याद करने वाली कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं। और नेम्ड रिएक्शंस जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ते रहो, लिस्ट बना लो, बनाती हैं। जैसे कि इस बार भी हुआ था ना पिछले साल भी कि नेम्ड रिएक्शन और मैकेनिज्म को उन्होंने मिला के मिक्स कर दिया था। तो आपको मैकेनिज्म आनी चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत आपको आइडिया होना चाहिए प्रॉपर, जैसे कई मैकेनिज्म से बड़े बड़े रिएक्शंस के, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो जनरल मैकेनिज्म है कि हाँ इसके स्टेप के बाद क्या होगा, वो चीज़ आपको आनी चाहिए। एग्जैक्टली। और इसकी प्रैक्टिस कैसे करें यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? प्रैक्टिस कोई भी अच्छी बुक कर सकते हो। मतलब मैंने तो स्टार्टिंग में IUPAC और आइसोमेरिज्म के लिए MS चौहान की थी। अच्छा, MS चौहान। हाँ, ओके। GOC 1 GOC 2 मैंने नहीं की क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, उतने हो नहीं पाते। तो आपके जो कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं आप उनसे कवर कर सकते हो। एग्जैक्टली। बाकी जो आपके टीचर्स क्लास में कराते हैं वो तो अच्छा, कहते हैं ना समरी का इंपॉर्टेंस होता है क्या? बिल्कुल होता है। कभी सवाल रिपीट हुए? हमारे टेस्ट में तो मॉक टेस्ट में तो हो जाते हैं, बट अभी तो शायद NTA में कभी 1-2 ही देखिए। फिर एक और एक हिंट मिल गया आपको। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट में तो समरी मतलब कहीं से भी क्वेश्चंस दिखते थे हमें। तो NCERT तो बायो की और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री NCERT फिंगर टिप्स आपको मतलब लास्ट टुवर्ड द एंड आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ वहाँ लिखी हुई है, इसका क्या कनेक्शन है। कई बार क्या होता था हम जो पढ़ते थे लास्ट के टाइम पे ना, तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी चीज़ें रिलेट होती हैं, कहीं जगह कॉन्ट्राडिक्ट भी होती है। आपको पता होगा तब तो, अगर वो क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएगा ये थोड़ी उसमें लिखा होगा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, कोई नींद नहीं पूछे तो हमको बताना चाहिए कि वो लाइन कहाँ पर है, किस कंटेक्स्ट में लिखी है। एग्जैक्टली, वो चीज़ ध्यान आनी चाहिए। एग्जैक्टली। अभी हम बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, फिजिक्स। कहते हैं ना कि फिजिक्स एकदम ऐसे सब्जेक्ट है ना कि बच्चों को रुला देती है। तो फिजिक्स को लेकर आपका अप्रोच क्या था और कैसे आपने उसको ओवरकम किया फिजिक्स को? मतलब मेरी तो मतलब फिजिक्स ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, बट नीट में सबसे ज़्यादा घातक जिससे बहुत प्यार किया उसी ने धोखा दिया, वही वाली बात है। फिजिक्स में मतलब मेन यही, जब आपकी 11th स्टार्ट होती है तो जो मैकेनिक्स का पार्ट है उसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन करने चाहिए। मतलब उसमें आप रेस्ट्रिक्ट मत करो, क्योंकि इनिशियल टाइम में आपके पास थोड़ा टाइम भी रहता है, तो आप इनिशियली काफ़ी एक्सप्लोर करो। अगर कोई बुक्स करनी है, जैसे मैंने तो कोचिंग मॉड्यूल्स आप करते हो, और साथ में मैंने DC पांडे की थी उस टाइम पे 11th के हाफ तक। HC वर्मा ने किया? HC वर्मा ली थी, मान जाएंगे अभी HC से। हाँ ली थी, कुछ चैप्टर सॉल्व की, बट मुझे ऑब्जेक्टिव पार्ट उनका ठीक है, वो नीट के लिए बेसिकली नहीं है। अभी के ट्रेंड्स की किताब तो बिल्कुल नहीं है। आजकल के बच्चे करते ना, हम HC वर्मा ले लेंगे, हम ये किताब खरीद लेंगे, एक दिन पहाड़ बना देंगे घर में। वो ले लेते हैं बट वो कभी खुलती थोड़ी है। कभी खुलती नहीं है वो। तो इनिशियली आप मैकेनिक्स में अच्छे से करो, और फिजिक्स में मतलब मेरा ये मानना है ना कि आप अगर नीट के एस्पिरेंट हो तो अपने आप को बाउंड मत करो। JEE लेवल तक के भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। मैं केमिस्ट्री में बोल रहा हूँ, आपको JEE और केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप JEE लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व आने चाहिए आपको। तो उसके बाद आपको अलग कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस आप फिजिक्स में तो बच्चे डरते ना यार, फिजिक्स में गड़बड़ हो जाएगी, न्यूमेरिकल होगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप JEE लेवल्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको अलग, नीट तो एक क्विक वॉक है, फिर तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नीट बहुत ईजी हो जाएगा। अब यार फिजिक्स में ना सबसे प्रॉब्लम होता है कि NCERT पढ़े या नहीं पढ़े। आपने कब पढ़ी है NCERT फिजिक्स की? मैंने कुछ चैप्टर्स की जैसे 11th का पार्ट 2 जो बुक है उसकी NCERT आपको पढ़नी चाहिए। बाकी 12th की तो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ते हो, और खास करके जो सेमीकंडक्टर हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, वो तो काफी मॉडर्न फिजिक्स, या फिर आप जो चैप्टर्स हैं जैसे न्यूक्लियाई एटम्स, उनमें चीजें काफी बहुत कॉम्प्लेक्स लिखी हुई हैं, तो आपको उसके लिए टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, आप एक बार ऊपर से जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं या फिर जो फॉर्मूले कुछ अलग मिल रहे हैं या फिर कोई डेटा, तो वो ध्यान रख लो, क्योंकि अगर आप इन डेप्थ जाओगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, और अभी के अकॉर्डिंग वो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। और फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर लिखे हुए होते हैं ना, तो वो उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है नीट में? इंपॉर्टेंस मतलब नीट में तो अभी तक मुझे उतना नहीं लगा कि आता है। शायद मैंने सुना था एम्स में तो बहुत आते थे, असर्शन रीजन में आते थे। अभी तो AR उस तरह के उतना हाई लेवल के अभी आ नहीं रहे, बट आपको पढ़ना चाहिए, और उसको समझने के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही अलग ढंग से लिखा हुआ है। हाँ, अलग। तो आप एक बार में तो आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो आप उसको समझने की कोशिश करो, और नहीं आता तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है। फिजिक्स की NCERT पे अभी NTA वालों का ध्यान नहीं है।
हाँ। आप एनटीए वालों को बता रहे हो किसमें तुम्हारा नहीं, ध्यान हाँ। नहीं है। तो एनसीईआरटी से तो ज्यादा नहीं पूछते, हाँ। कुछ चैप्टर्स में अच्छी बात है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, आपको थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़नी चाहिए, उसके बाद Optics। ऑप्टिक्स की तो बिल्कुल पढ़नी, वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स वो इम्पोर्टेंट है। तो कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए। अब मैकेनिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें एकेडमिक्स के बारे में, तो शिवम जी हम लोग को जैसे बता रहे हैं कि फोकस ऑन योर क्लासेस नोट्स, जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार प्रॉपर्ली अपनी हो जानी चाहिए और प्रैक्टिस अपने को प्रॉपर करना है। ये बढ़ते हम लोग थोड़ा, एक बहुत जेन्युइन एक क्वेश्चन होता है कि समझिए कि घर में किसी की शादी है और हमने 1 महीने का छुट्टी ले लिया, या मेरा तबीयत खुद का खराब हो गया, हमने पढ़ाई नहीं किया, तो बैकलॉग्स हो जाते हैं ना, ऐसा हुआ है कभी? बैकलॉग्स तो मतलब नहीं हुए, बट हाँ मतलब कई क्लासेस कभी छूट गई तो 1 हफ्ते का, 1 महीने का तो नहीं हुआ, बट 1 हफ्ते 2 हफ्ते का होता था। तो मतलब आपका उतना लंबा एक्सपीरियंस नहीं है बैकलॉग का? 1 महीने का तो बिल्कुल नहीं है। तो वो अच्छा 1 हफ्ते का भी अगर हुआ है तो वो बैकलॉग को कैसे आप ओवरकम करते थे? बैकलॉग के लिए यार पहली बात तो आप कभी करंट टॉपिक मत छोड़ना। जब बैकलॉग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करंट छोड़ के पहले बैक कवर कर। एग्जैक्टली। करंट बैक होते रहेगा और आप लास्ट तक देखोगे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाओगे। तो कहीं ना कहीं आप बाद में सोचोगे यार पूरी प्रिपरेशन ही खराब हो रही है। उससे अच्छा है पहले करंट पे ध्यान दो, अगर करंट के बाद एक्स्ट्रा टाइम निकालो, एक्स्ट्रा टाइम निकल रहा है उसमें आप बैक वाले को कवर करने की कोशिश करो। एग्जैक्टली। करंट को सैक्रिफाइस करके बैक करना इज नॉट अ गुड आइडिया। एग्जैक्टली। अभी थोड़ा रिवीजन की ओर बढ़ते हैं यार। होता है ना कि हमने कितनी बार हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए बायोलॉजी के लिए, तो आपने एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ी थी अपने एग्जाम के एंड होते होते? मतलब कोई एनसीईआरटी कितनी बार पढ़नी है ऐसा कोई टारगेट नहीं है। जितनी बार पढ़ोगे कम ही है। नीट के कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मैंने तो 32 बार ये एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो मतलब मुझे सही नहीं लगता। बट नीट का आप एक दिन पहले तक भी अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो कुछ नया मिल सकता है। तो एनसीईआरटी तो जितनी आप पॉसिबल है उतनी बार पढ़ते रहो। और ऐसा नहीं है सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ना है, मतलब चीजें आपको एनसीईआरटी की एक लाइन छोटी लिखी है बट उसका एक्सप्लेनेशन काफी है, समझ के तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ इस लाइन का यहाँ पे क्यों लिखा है। एनसीईआरटी में कई जगह ऐसा है लाइन स्टार्ट हुई कहीं ब्रेक हो गई, पता ही नहीं है इसके आगे हुआ क्या था, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसमें लिखी नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। और वो बेसिकली कॉन्सेप्ट वाली चीज, कॉन्सेप्ट वाली बात, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि चीज क्या है वहाँ पे। अभी हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन को लेकर यार, कि जो मॉक टेस्ट होता है, हमें मॉक टेस्ट कभी से भी, जैसे कि जो 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहा था उसको मॉक टेस्ट कब से शुरू करनी चाहिए, और पहले मॉक टेस्ट देना चाहिए फुल या पार्ट वाइज देना चाहिए? पहले तो पार्ट वाइज, जैसे जैसे आपका सिलेबस चल रहा है आपको पार्ट वाइज मॉक टेस्ट देने चाहिए। और 11th के एंड में आप अगर हो तो आपको फुल दे के देखनी चाहिए कि 11th कितनी हद तक कंप्लीट है। बाकी मेनली जो फुल सिलेबस 11th 12th की है, आई थिंक नीट के 2 या 3 महीने प्रायर दिसंबर से बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो वहाँ से आपको मॉक टेस्ट पहले तो आई थिंक हफ्ते में 1-2 होते हैं उतने ही देने चाहिए। बट टुवर्ड्स द एंड जब 1 या 2 महीने बाकी हो आप कोशिश करो कि 2 से 5 के स्लॉट में ना काफी मॉक टेस्ट दो। अगर 2 से 5 आपने मॉक टेस्ट दिया तो रोज 1 मॉक टेस्ट दे रहे हो आप लास्ट के महीने। मतलब मैंने पर्सनली लास्ट के मंथ में तो आई थिंक 70-80 मॉक टेस्ट मैंने दे दिए होंगे 1 महीने में। हाँ लास्ट के मंथ में। ऐसा नहीं मतलब कई आपको अगर मान लो मॉक टेस्ट में आपको लगता है यार मेरी फिजिक्स स्ट्रांग हो चुकी है, तो आप मॉक टेस्ट का सिर्फ पेपर लेकर उसमें से आप सिर्फ केमिस्ट्री का पार्ट आपको जो वीक लगता है, अच्छा हो गया, उस पार्ट को भी आप कर लो तो वो काफी बेनिफिशियल होगा रादर देन 3 घंटे बैठकर। मतलब मेरा ऐसा था कि 3 घंटे बैठा हूँ और फिजिक्स के कुछ सवाल मेरे को जो आते हैं फिर मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, मुझे वो सेंस नहीं लगता था। तो आप सिलेक्टेड, आपको जैसे केमिस्ट्री आपकी वीक है आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा लो, बायो के लगा लो, कुछ नया मिलता है तो फिर वो आप अपने नोट्स या शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करो। मेन रिवीजन के लिए मैं भी ये कहूँगा कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। या फिजिक्स में मैंने लास्ट के 2 या 3 महीने सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं। एग्जैक्टली। बट आपको शॉर्ट नोट्स आप बनाते हो जब, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ तो फिर मुझे नोट्स खोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स में मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो मैं भूलता हूँ, कुछ अच्छा क्वेश्चन है वो भी सब उसमें इंक्लूड होना चाहिए। आपने 3 या 4 पन्ने देखे पूरा चैप्टर कंप्लीट है। बच्चे यहाँ पे नहीं तो पूरा एकदम सब डिक्शनरी बना देते हैं, लास्ट में मतलब पॉसिबल ही नहीं आप कवर कर पाओ और चीजें सिस्टमैटिक याद भी नहीं होंगी। अगर शॉर्ट नोट्स होते हैं तो चीजें सिस्टमैटिक दिखती है कि हाँ ये इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, चैप्टर का फ्लो पता चलता है। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही, फिजिकल में तो शॉर्ट नोट्स बनाने ही है। ऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स तो मतलब मैंने नहीं बनाए, नेम रिएक्शन एक जगह लिख के वो याद कर सकते हो। इनऑर्गेनिक में आप क्या कर सकते हो, जो टुवर्ड्स द एंड जब 1 या 2 महीने बाकी हो, चीजें आपने बहुत बार पढ़ ली फिर भी कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, वो सब एक पेज पे लिख लो, सारे ट्रेंड्स इकट्ठा कर लो, कुछ डेटा जो टेबल्स में दिए हुए हैं कुछ डेटा इंपॉर्टेंट भी है तो वो भी ध्यान रख लो,
यूजेस अलग से थोड़ा कर लो। तो चीज़ों को थोड़ा सिस्टमेटिकली आप शॉर्ट नोट्स में रखोगे ना तो याद भी रिकॉल करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अब बायो में तो एनसीईआरटी पढ़नी है तो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। बट आप जब एंड में आप आ रहे हो तो उसमें भी कुछ होगा, एक चैप्टर में 10 या 15 पॉइंट, उससे ज़्यादा आप ऐसा नहीं होगा कि आप भूल रहे होगे। उन 15-20 पॉइंट को आप एक चीज़ निकाल लो या फिर मार्क कर लो एनसीईआरटी में, सिर्फ लास्ट के टाइम पे उनको फटाफट पढ़ो, तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा। और फिजिक्स के लिए तो मैंने बताया शॉर्ट नोट्स अपने होने चाहिए। आपको शॉर्ट नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए, मतलब ये होने चाहिए कि शॉर्ट नोट्स भी पढ़ रहे हैं, नोट्स भी पढ़ रहे हैं, तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं है शॉर्ट नोट्स। फिर बहुत दिक्कत। शॉर्ट नोट्स मतलब आप फिर इस पे स्टिक कर रहे हो, और नहीं हो रहा फिर नोट्स देख सकते हो। वो कहते हैं ना कि खुद का नोट्स खुद से बनाओ, दूसरों की गर्लफ्रेंड और दूसरे के नोट्स देखने में ही ठीक लगते हैं अपने को। बिल्कुल, है ना। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अपना नोट्स अपने खुद से बनाना है। क्या होता है ना, यूजुअली देखते हैं ना कि मेरे को मेरा दोस्त दे देगा, मैं पढ़ लूंगा उसके नोट से। एक ट्रेंड चला है OPN, 1 पेज नोट्स, कभी यूज किया उसको? नहीं, 1 पेज तो मतलब बन ही नहीं सकते। आप इतने छोटे छोटे लिख रहे हो, मतलब एक नंबर बात बोली आपने। एक पेज पलट लो यार, कोई नहीं, एक पेज में क्या देखो, 2 पेज ले लो, क्लियर लिख लो थोड़ा। अच्छा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो टाइम टेबल को लेकर होता है यार, कि हम ना दिन में कितना घंटे पढ़ें। मैं अगर 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ या 1 साल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो जो टाइम टेबल होता है उसका टारगेट अपन कैसे बनाते हैं? वीकली बनाते हैं, डेली बनाते हैं, मंथली? मतलब एक आपके दिमाग में होना चाहिए कि मंथली, हाँ मतलब मुझे कितना सिलेबस कवर कर लेना है। बट डेली आप जब रात को सोने जा रहे हो उससे पहले एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लो कि हाँ मुझे कल दिन भर में ये चीज़ें, ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेनी है। क्योंकि सुबह उठोगे ना, फिर ये सोचने में टाइम वेस्ट होता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये पहले करूँ वो करूँ, और दिन निकल जाता है। तो एक आप शेड्यूल होना चाहिए आपके पास। शेड्यूल नहीं होना, आपको टारगेट्स होने चाहिए, हाँ मेरे को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। और अगर टारगेट्स क्लियर है आपके तो शेड्यूल अपने आप बन जाता है। हाँ, कि मतलब ये मेरा कमी है, इसको मेरे को पहले खत्म करना, प्रायोरिटी पे शेड्यूल हिसाब से बन जाता है। फालतू में शेड्यूल बनाओ कि हाँ मुझे इस स्लॉट में ये करना है, वो कभी फॉलो नहीं होता है। टाइम टेबल बनता ही है ना फॉलो होने के लिए, ना फॉलो होने के लिए। टारगेट्स बनाते हो वो भी पूरे थोड़ी फॉलो होंगे, लेकिन जितने होते हैं 80% 70% टारगेट्स बनाना काफी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये तो बात हो गई एकेडमिक्स की। अब थोड़ा सा अपन बढ़ते हैं नॉन एकेडमिक्स की ओर। मोबाइल यूज किया आपने प्रिपरेशन के दौरान? हाँ बिल्कुल। स्मार्टफोन की नोकिया? नहीं, स्मार्टफोन, क्योंकि इंस्टाग्राम था उसमें? नहीं, इंस्टाग्राम था नहीं। झूठ बोल रहे हो? नहीं था, इंस्टाग्राम था नहीं। बट कभी कभी मैं अपने भाई के इंस्टाग्राम पे थोड़ा मुझे चलाना है तो मैं डिस्ट्रैक्शंस तो आया होगा ना? बिल्कुल आते। तो उसको कैसे ओवरकम करते थे यार? डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, यूट्यूब पे यही सर्च होता है कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन इन नीट प्रिपरेशन। डिस्ट्रैक्शन के लिए यही है, आपको आपका MBBS सीट दिखना चाहिए। कि 2 साल आप मेहनत कर रहे हो, उसके बाद आपके 20-25 साल या फिर लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। तो वो डिस्ट्रैक्शन के जगह वो MBBS सीट अगर आपको दिखती है तो डिस्ट्रैक्शन तो कुछ नहीं है। तो मोबाइल जब हम लोग, स्मार्टफोन को जब हम लोग यूज़ करते हैं, होता है ना कि हम यूट्यूब पर अगर डाउट पूछ जाते हैं देखने, तो हम लोग 4-5 वीडियोस देख लेते हैं। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? होता है बिल्कुल। मैंने सोचा ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, यूट्यूब पे कहीं देख लेता हूँ। रादर देन उस यूट्यूब पे देख लेने से होगा, आप एक वीडियो देखिए उसमें सजेशन आया ये देख लो, फिर सजेशन कहीं और ही लेके चला गया। तो फिर उसमें 1 घंटे 2 घंटे बर्बाद हो गए। इससे अच्छा जो डाउट्स आप अपने टीचर से पूछ लो, टीचर्स एक्यूरेट बता भी पाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें दी हों सारी सही ही हों, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी फैल रही है। एग्जैक्टली। टीचर से आप बात करो, उनसे डाउट्स क्लियर करो, बाकी तो फ़ोन जितना अवॉइड कर सकते हो करो। आपका मतलब क्या था कि जो स्क्रीन टाइम था फ़ोन का, वो कैसा था, कितना था? स्क्रीन टाइम ऐसा कुछ था नहीं, मतलब जितने डाउट्स पूछने टीचर से यार, क्योंकि आपने तो ऑनलाइन प्रिपरेशन की है ना। हाँ, तो स्क्रीन टाइम तो बहुत होगा। स्क्रीन टाइम मतलब पढ़ाई के लिए अलग चीज़ है। नॉन पढ़ाई जो बात है, नॉन एकेडमिक्स, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। बाकी अपने दोस्तों से डिस्कस करते रहो। अगर वो उस चीज़ के लिए अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करोगे फ़ोन तो बहुत बेनिफिशियल है। जैसे मैंने अपने फ़ोन में व्हाट्सअप की बहुत अच्छी यूज़ की थी कि मैंने खुद से ग्रुप्स बना लिए थे, उसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते थे तो मैं उन्हें इकट्ठा करते जाता था। ओके। तो कुछ डाउट्स हैं तो सारे डाउट्स एक जगह मेरे रखते था। तो कभी होता है कि आपने पढ़ाई कर ली, डाउट्स आया, लेकिन जब टीचर के पास गया तो पता ही नहीं चला डाउट्स था क्या। हाँ। तो वो चीज़ के लिए आप डाउट्स को इकट्ठा करने के लिए व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मतलब आपने उसका एकदम सही उपयोग उसका आपने किया, एकदम सही उपयोग करें, गलत उपयोग नहीं किया। अब एक और जो मोस्ट कॉमनली जो डाउट आता है ना कि सर हाउ टू क्रैक नीट इन 3 months 2 month, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो जो होती है वो क्या बेनिफिशियल है हमारे लिए? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। आप अगर आपने पहले अगर पढ़ा हुआ है
बीच में आपका थोड़ा फ्लो टूट गया तो 3 मंथ्स में सोच सकता हूँ कि ठीक है चीज़ों को रिकॉल करके और फिर मैं कर सकता हूँ। हाँ। बट अब ऐसे बोलो कि मैं 3 महीने नहीं, में कुछ लोग है ना आपको मोटिवेट कर देते हैं उतने में भी। वो मेरे हिसाब से सब बकवास हाँ। है। मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगता कि 3 महीने में नीट क्रैक, बच्चे यहाँ पे कितने साल से लगे हुए हैं, वो आउटपुट नहीं मिल रहा, 3 महीने में कहाँ से मिल सकता है। अब आपको क्या लगता है कि जो 24 का जो एग्जाम होगा उसमें कंपटीशन लेवल बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, उसके लिए बच्चों को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? कंपटीशन लेवल तो मतलब हर साल बढ़ रहा है, अलग तरह से बढ़ रहा है। मतलब इस साल मतलब सेम मार्क्स पे कितने बच्चे, मतलब 2022 के मुकाबले तो आई थिंक डबल हो गए बच्चे यहाँ पे। 2024 में भी होगा अगर एनटीए ऐसा रवैया रखता है तो। उन्होंने पेपर हार्ड किया तो हो सकता है कंपटीशन कम हो, बट आपको तो ये सोच के चलना है कि एनटीए वाले खराब ही पेपर देते हैं। एग्जैक्टली। तो कंपटीशन बहुत हाई प्रॉपर तरीके से करके जाना। बिल्कुल कंपटीशन अभी हाई होगा। मोस्ट जो कॉमन जो डाउट होता है ना बच्चों का वो होता है कि सर हमको ना हमारा फैमिली प्रेशर है, हमारे चाचा हमको बोल रहे हैं, हमारी चाची हमको बोल रही है। ऐसा हुआ है आपके साथ भी कि जो मतलब एक्सटर्नल अफेक्ट कर रहा है कि तुमसे नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। मतलब सारे लोग सपोर्टिंग थे, तो मतलब बोलते रहते थे कि ठीक है अच्छा कर रहे हो, बाकी किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं। और ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था बिल्कुल। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इतना अच्छा यहाँ पे स्कोर कर दिया। ये होता है ना सभी लोग के लाइफ में होता है ना जो डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे तो सभी लोग के लाइफ में होते हैं, वैसे आपके लाइफ में कोई था? उनको इग्नोर करें और अपने ऊपर फोकस करें। वो तो आप मान लो अगर 2 साल आपको कोई बोल रहा है तुझसे नहीं हो पाएगा, 2 साल बाद आप उनको दिखा दो लोग हो गया, उस समय कुछ नहीं बोलना है, उस समय कुछ नहीं बोलना, चुप रहो, इग्नोर करो, काम अपने ऊपर मतलब वर्क करो आप, वो बेहतर है। तो शिवम एक बहुत ही कॉमन जो बच्चों का डाउट होता है कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है अगर हम मॉक टेस्ट देने भी जा रहे हैं, है ना, कोचिंग का मॉक टेस्ट, वो कैसे? क्योंकि लोग सोचते हैं ना कोई तो कोचिंग का मॉक है ना दे देंगे, नीट का तो अलग होगा। नहीं, आपको मतलब कोचिंग का मॉक टेस्ट या फिर कोई भी मॉक टेस्ट ये सोच के देना कि नीट का पेपर है क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे अगर सिली मिस्टेक हो रही है वहाँ सुधार लेंगे, नहीं सुधरती। इससे अच्छा है आप कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे हैं उसको सिस्टमेटिकली दो। और जहाँ तक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की बात रही तो उसमें आप ये कर सकते हो जो मेजॉरिटी बच्चे करते हैं, पहले बायोलॉजी करो फिर केमिस्ट्री देन फिजिक्स। बट मेरा ये सजेशन है कि आप 2 साल जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वैरायटी ट्राई कर लो। आप पहले फिजिक्स करके देख लिए, कभी केमिस्ट्री करके देख ली, जो आपको बेस्ट सूट करता है वो करो। और लास्ट डे कभी भी नीट में अपना स्ट्रैटेजी चेंज मत करना। मतलब हो सकता है आपको आदत बनी हो कि आप पहले बायो सॉल्व करते हो या पहले फिजिक्स सॉल्व करते हो, तो नीट में जाके ऐसा मत करना कि उसको चेंज करके पहले कुछ और ही करने लगे। मेरे अकॉर्डिंग वो थोड़ा डिजास्टर्स हो सकता है। और एक होता है ना कि यार एग्जाम के दिन एक बहुत प्रेशर बना हुआ रहता है तो हमें प्रॉपर्ली नींद नहीं आता, तो वो एग्जाम डे का जो स्ट्रैटेजी जो होता है ना उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एग्जाम डे से पहले तो मतलब सबको काफी डर लगता है, एंशियस रहते हैं, एंशियस सब लोग रहते हैं, सबको लगता है यार क्या होगा 2 साल मेहनत की है क्या होगा। मतलब मेरे साथ तो खुद का एक बहुत बड़ा फियर था कि मेरे को लगता था 2 साल मैंने प्रिपरेशन की है, नीट के दिन कुछ अनहोनी ना हो जाए, मतलब कुछ गड़बड़ ना हो जाए, रोल नंबर ही गलत हो जाए या फिर कुछ ऐसा कुछ हो ना जाए, तो डर रहता है। बट डर को वही है, आप उस पर ओवरकम करो। बाकी अपने पेरेंट्स से लास्ट के दिन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के दिन अपने पेरेंट्स से बात करो, कुछ अच्छे जो दोस्त हैं उनसे बात करो, जो ऐसे दोस्त हैं जो आपको थोड़ा डीमोटिवेट करते हैं, यार कैसे होगा यार मेरा खुद डाउट लग रहा है, उनसे थोड़ा 1 हफ्ते पहले उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दो। अभी नहीं, बाद में बात करते हैं नीट के बाद। तो अपने जो अच्छे दोस्त हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करो और बाकी चिल आउट रहने की जितनी कोशिश हो सकती है करो। और एक होता है ना नीट प्रिपरेशन का एक हवा बनना है कि आपको अगर आप 18 घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको मेडिकल सीट नहीं मिलेगा। जो स्लीप आवर का जो रहता है ना कि सोना छोड़ दो, है ना, बीच में बड़ा चलता है, रील्स चलते हैं, सोना नहीं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। डेली कितने घंटे आप पढ़ते थे? डेली आफ्टर कोचिंग आई थिंक 6 घंटे कोचिंग होते थे, 5 या 6 घंटे के अराउंड। 12 घंटा आपका डेली? 12 घंटा, 6 घंटे सेल्फ स्टडी। हाँ, कभी कम भी होते थे, कभी एग्जाम पास आ रहा तो ज़्यादा भी हो जाते थे। बट आई थिंक स्लीप को तो कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल गलत है। आपको आराम से 6.5 घंटे 7 घंटे आराम से सोने चाहिए, क्योंकि आप जितना सोओगे अच्छे से अगला दिन जब आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। आप 4 घंटे सोकर आप सोच रहे हो कि 3 घंटे बचा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं आप 9 घंटे एक्स्ट्रा बर्बाद कर रहे हो, तो अब वो एनर्जी और फिर ड्राउजीनेस रहेगी पूरे दिन भर, तो आउटपुट नहीं आएगा। तो उससे अच्छा आप 3 घंटे एक्स्ट्रा सो लो और बाकी जो टाइम बचता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप 6 घंटे ना डेली सेल्फ स्टडी करते थे। जो सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आप डेली तीनों चैप्टर्स, तीनों सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करते थे या ऑल्टरनेट करते थे, कैसे? मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि आज दिन में सिर्फ 2-2 घंटे ऐसा देना है। मतलब जो टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया, फिर जो
टाइम पे जो नीड है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाई करता था। मुझे अगर लगता था कि आज मुझे बायो में थोड़ी दिक्कत है तो हो सकता है मैं 3 या 4 घंटे सिर्फ बायो को ही दे दूं, थोड़ा बहुत ही फिजिक्स पढूं या फिर कोई सब्जेक्ट पढूं, या तो पूरा टाइम उसमें दे दूं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और जो उस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को 3 घंटे आज फिजिक्स करनी है, 3 घंटे ये करनी, नहीं, जो क्लास में चल रहा है या फिर जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने शेड्यूल को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। अच्छा, कभी कभी प्रिपरेशन के दौरान होता है ना सभी लोग की एक ब्रेक इवन पॉइंट आता है, सैचुरेशन, कि अब इसके बाद है ना अब हमारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा? बिल्कुल, ये होता है टुवर्ड्स द एंड, जब 1 महीने बचे होते हैं ना, बहुत मॉक टेस्ट लगा लिए, बहुत पढ़ लिया, अब नहीं हो रहा, मतलब वहाँ पे लगता है कि अब ठीक है देख लेंगे जो नीट में होगा, बट वैसा नहीं करना है। थोड़ा सा अगर बहुत ज़्यादा उस दौरान हमें क्या करना चाहिए? मतलब होता है ना कुछ बच्चे होते हैं ना कि प्रिपरेशन छोड़ के निकल लेते हैं, कहीं घूमने चले जाते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप 1 दिन के लिए ऐसा होता है तो आप ऑफ ले लो, थोड़ा फैमिली के साथ कहीं बाहर जाना है तो हो के आ जाओ, बट 1 या 2 दिन ले लो, उसके बाद अगेन फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो 1 महीने, लास्ट के 1 या 2 महीने सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि आपने 2 साल जो किया उसको यहाँ पे कंसोलिडेट कर अच्छे से रिवीजन कर आपको 1 महीने बाद आपको एग्जाम देना है। तो इस पॉइंट पे वो चीज़ डिस्ट्रैक्शन या फिर वो चीज़ यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको इस जो ये लास्ट के मंथ्स है उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो अभी एनटीए अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को बार बार बदल रहा है, असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट, करेक्ट, अब और वो किस चैप्टर के ऊपर ना बहुत ज़्यादा वेटेज अपना बढ़ा दिया है। आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन सा टॉपिक्स है जिसको ज़्यादा हमें फोकस करना है? जैसे एमसीक्यू का अगर देखें तो जैसे एनिमल हस्बेंड्री या फिर प्लांट ब्रीडिंग जो 12th के पार्ट्स हैं, या फिर जो जेनेटिक्स का पार्ट है, वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू या फिर साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। साइंटिस्ट ज़्यादातर नहीं पूछते, बट जेनेटिक्स में स्पेसिफिकली साइंटिस्ट वो लोग पूछते हैं। तो यहाँ पे इन टॉपिक्स पे मिनरल न्यूट्रिशंस हो गए, इन टॉपिक्स में एमसीक्यू आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें रट्टा वाली हैं, तो वहाँ से एमसीक्यू बना सकते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी एमसीक्यू आते हैं, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, तो वहाँ से एआर बनाने के चांसेस हैं। तो वहाँ एआर बन सकते हैं, जेनेटिक्स में भी एआर बनते हैं, और इकोलॉजी में भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इकोलॉजी में मतलब काफ़ी वास्ट टॉपिक है, डेटा उसमें बहुत ज़्यादा है, डेटा बहुत है वहाँ। तो जैसे बायोडाइवर्सिटी जो लास्ट के चैप्टर्स, पॉल्यूशन हो गया, एनवायरमेंटल इश्यूज, तो वहाँ पे भी काफ़ी एमसीक्यूज बना सकते हैं। बाकी एआर तो उनका फ्रेमिंग तो हो सकता है वो कहीं से भी हो जाए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप जैसे इकोलॉजी, जेनेटिक्स और फिजियोलॉजी वाले पार्ट, यहाँ से एआर और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैंने प्रीवियस कमेंट्स में मैंने देखा था मेरे वीडियोज में भी, कि नीट 24 के लिए सेफ स्कोर हम क्या मान के चले, कि मतलब इतना अगर नंबर अगर आ जाएगा तो यार ठीक है, काम हो जाएगा? आई थिंक 630 प्लस होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पेपर इजी आता है तो इस साल आई थिंक 615 10 पे भी शायद सीट्स ना मिले, तो 630 या प्लस रहते तो शायद मेरे हिसाब से सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर 630 यहाँ पे 720 और 715 वाले तो इतने बच्चे हैं, तो जब 650 के आसपास में बहुत और बच्चे, लाखों बच्चे हैं, तो आपको थोड़ा ये होना चाहिए कि 630 640 के आसपास स्कोर होना पड़ेगा। अगर ऐसा पेपर आता है तो हार्ड पेपर आता है तो कट ऑफ सबके लिए कम होता है, वो हार्ड सबके लिए होगा, तो फिर टेंशन वाली बात नहीं है। बट इस साल जैसा या फिर 20-21 जैसे पेपर आते हैं थोड़े इजी साइड पे, तो 630-40 होना चाहिए एटलीस्ट। वेल शिवम, ये हो गया हमारी एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स। अभी हम लोग करेंगे एक रैपिड फायर। अब नीट वाले बच्चे हैं, रैपिड फायर में तो एकदम आगे रहेंगे। यहाँ पर कुछ एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो कि आपने कभी फेस नहीं किया होगा। सबसे पहला कि अगर आपको एक ऐसा सुपर पावर दिया जाए तो उस सुपर पावर से आप क्या बदलना चाहेंगे? रैपिड फायर यार, जल्दी जल्दी। सुपर पावर से मतलब गरीबी मिटा दो, मेरे को तो लगता है। ऐसा क्यों? मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा नहीं लगता है वो जो लोग दिखते हैं जो काफ़ी गरीब हैं, कुछ ना कुछ उनके लिए होना चाहिए। हमारी सरकार नहीं कर पा रही, बट कुछ ऐसा सुपर पावर हो तो मैं तो वो करना चाहूँगा। अच्छा, आज से 10 साल बाद शिवम अपने आप को कहाँ पर देख रहे हैं? एक अच्छा सेटल्ड लाइफ हो थोड़ी, मेरे को सेटल्ड लाइफ ज़्यादा पसंद है। पढ़ाई अच्छी लेवल पे हो जाए और एक खुद का अच्छा सेटल्ड हो जाऊँ, बस वही चाहिए। मतलब आपका ड्रीम ब्रांच क्या है मेडिकल साइंस में? ऐसा तो कोई सोचा नहीं है, बट क्या तुम एमबीबीएस में जा रहे हो? सोचे नहीं हो? मतलब थोड़ी सर्जरी के टाइप में रहेगी। एग्जैक्टली। टी और कॉफी? टी। ऐसा क्यों? डॉक्टर सर कॉफी पीते ना यार।
पीते हैं बट मुझे टी ज़्यादा पसंद है पर्सनली। अच्छा, अगर आपको एक पिक्चर में अगर पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, आप किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करोगे? सारा अली खान। सो अगर आपको इंटरनेशनल अगर डेस्टिनेशन पे जाना होगा तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? स्विट्जरलैंड काफ़ी अच्छा है, देखने में सुंदर है। हाँ, बहुत ठंडा जगह है। हाँ, ठंडा नेचर अच्छा है थोड़ा। आपका फेवरेट सॉन्ग क्या होगा? सॉन्ग तेरी मिट्टी। नहीं तेरी मिट्टी, हाँ वो भी अच्छी थी बट कोरोना के टाइम पे। हाँ मुझे कबीर सिंह के सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो आपकी फेवरेट मूवी क्या है शिवम? फेवरेट मूवी मुझे तो अभी तो मैंने हाल फिल्म में अवतार देखी थी, तो मुझे उसके दोनों पार्ट काफ़ी अच्छा लगे थे। लाइफ में आपने कैसा चीज़ किया है जो कि आप फिर और नहीं करना चाहोगे, वो क्या है? नीट एग्जाम। बिल्कुल। हाँ? सबसे बड़ा चीज़ है नीट एग्ज़ाम। मतलब इस टाइप का स्ट्रेस और ये जो 2 साल मतलब ठीक है पढ़ाई करना पड़ता है वो अलग चीज़ है, अभी भी आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेस रहता है काफ़ी ज़्यादा, होगा नहीं होगा क्या होगा। अब यहाँ से लाइफ सेटल होने की जर्नी शुरू। लाइफ सेटल होगी यहाँ पे, मतलब थोड़ा काफ़ी अलग सा ही फीलिंग रहता है 2 साल, थोड़ा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो नीट एग्ज़ाम तो फिर नहीं देना। एग्जैक्टली। सो थैंक यू शिवम, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे रैपिड फायर के आंसर दिए हैं। CTWT के टीम की तरफ से एक बहुत ही अच्छा सा आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू सर। तो अभी आपके जितने भी जूनियर्स हैं जो कि नीट 24 और 25 का एग्जाम देने वाले हैं, वो बहुत क्वेश्चन पूछते रहते हैं, आपके लिए एक प्रॉपर आंसर क्या होगा उनके लिए? मतलब मेन यही है कि आप जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं मेन कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ वर्क करते रहें, बाकी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करने की कोशिश करें। मतलब रायता जितना कम फैलाएंगे उतना अच्छा है, तो जितने चीज़ें रिसोर्सेज और अपने जो नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स जो भी हैं उसको कम से कम करते जाएं। टुवर्ड्स द एंड आपका जितना कम मटेरियल रहेगा आपको रिवीजन करने में उतना अच्छा होगा, जिससे कि आपके नीट में काफ़ी अच्छे स्कोर्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू शिवम यार, इतना मतलब आपने बहुत अच्छा बताया कि रायता ज़्यादा मत फैलाओ, कम ही रखो और अच्छे से पढ़ो। तो हमारे CTWT में एक प्रथा है कि टैग अ टॉपर करके आप अपने किस फ्रेंड को इनवाइट करना चाहेंगे इस एपिसोड्स के लिए, अगले एपिसोड्स के लिए, और क्यों? मतलब मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनको आप बुला सकते हैं। एक अरमान मित्तल है, उसकी 197 AIR है, और एक यश अग्रवाल है, उसकी 231 AIR है। तो ज़रूर से हम लोग उनको अगले एपिसोड्स में ज़रूर से कवर करेंगे। सो वेल बच्चों, इस एपिसोड से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिल रही है। सबसे पहली बात क्या है कि नोट्स खुद से बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और ऐसा बनाओ कि जिसको तुम प्रॉपर्ली रिवाइज कर पाओ। सेकंड, NCERT पर फोकस करो, और थर्ड है कि बहुत अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो, बिकॉज वही आपका सिलेक्शन करवाने वाला है कल के दिन जी। आई होप मेरे प्यारे बालकों की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा होगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।